और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सतरंग तूफान ने भारत में दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हैवी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और इसके साथ त्रिपुरा में अलर्ट जारी किया गया है। असम के कई हिस्सों में कल तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गए हैं। बांग्लादेश में साइक्लोन से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बंगाल के तटीय जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। तो एक बार फिर से एक नए तूफान ने दस्तक दे दी है। सतरंग इस बार इसे कहा जा रहा है और 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो अब तक 24 लोगों की इस तूफान के कारण मौत हो चुकी है और जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर हैवी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितने भी होमगार्ड्स के जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। असम की अगर बात की जाए तो असम के कई हिस्सों में कल तेज हवाएं चलती हुई नजर आई और इस कारण काफी नुकसान भी हुआ है। पेड़ भी गिरे, कई घरों के छज्जे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और बांग्लादेश में कहर बरपाया इस सतरंग तूफान ने। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 5 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था सतरंग तूफान को लेकर के। बांग्लादेश में काफी कहर बरपाया इस सतरंग तूफान ने। 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि अगर आप भी इन 5 राज्यों के निवासी हैं तो सावधानी जरूर बरतें और तटीय क्षेत्रों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर मुस्तैद है। कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी निर्देश दिए हैं, आम जनता से भी अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो भारत में दस्तक जरूर दे दी है सतरंग तूफान ने। हालांकि अभी तक इसका हमने कहर नहीं देखा है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये कई राज्यों में नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर भीषण तबाही का मंजर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी तेज हवाओं के साथ ये तूफान आगे बढ़ रहा है और सतरंग इसे इस बार नाम दिया गया है। और अब सारंगढ़ की सारंगढ़ जिले के सरिया स्थित अटल चौक में मुश्ताक खान नाम के कारोबारी ने अपने घर में पाकिस्तानी झंडा लगा लिया। इसे लेकर लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और भाजपा नेताओं के साथ मिलकर सरिया थाने का घेराव भी किया। गुस्साए लोगों ने दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी मुश्ताक खान के घर की छत से पाकिस्तानी झंडा बरामद कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी ने खेल खेल में झंडा लगा दिया था। हालांकि ये झंडा उसके घर आया कहां से, इस बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहा है। पुलिस ने देर रात समझाइश के बाद मामला किसी तरह शांत कराया और अब जांच के बाद कार्रवाई की दुहाई दे रही है। आरोपी मुश्ताक खान के खिलाफ अब तक किसी तरह का केस भी रजिस्टर नहीं किया गया है। चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी पाकिस्तानी झंडा फहराया है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। स्थानीय पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में बच्चों की हरकत बोलकर लीपापोती का जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। मैं इस पोस्ट के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। इस संबंध में अभी मेरे पास दस्तावेज अवलोकन अभी नहीं कर पाए। जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे डेफिनेटली उस पर जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अविनाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, मतलब हद हो गई, किस तरह से पाकिस्तान का झंडा भारत के रायगढ़ की सारंगढ़ में यहां पर फहराता हुआ नजर आया है, उसके बाद भी पुलिस लीपापोती क्यों कर रही है? त्वरित तौर पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस जो है सिर्फ लीपापोती की करती है और इसी बात को लेकर कल देर रात तक काफी हंगामा हुआ है। मामले ने पॉलिटिकल रंग भी ले लिया था, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए थे। काफी देर तक उन्होंने हंगामा किया वहां पर और जब पुलिस ने ये कहा कि हाँ इस मामले हम त्वरित तौर पर जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को लेकर लगभग 12-15 घंटे हो चुके हैं, अब तक इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से झंडा फहराया जाना और झंडा आया कहां से, इसके पीछे मंशा क्या है, व्यक्ति कौन है, तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी और स्थानीय लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल अविनाश, एक बड़ा सवाल ये भी कि पाकिस्तान का झंडा लगाना अपराध है, लोग पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होती।
जाहिर तौर पर यही एक बड़ा सवाल है और फिलहाल इस मामले में लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए। जो व्यक्ति है मुश्ताक खान, उसके बारे में पतासाजी की जाए कि आखिरकार कौन है, क्या है, झंडा लगाने के पीछे मंशा क्या है, क्या कोई अच्छे लोग तो नहीं है शामिल जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है और कोई सांप्रदायिक गतिविधियां कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है और इसी वजह से लोग जो है काफी विरोध कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शायद इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल उस व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की थी लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। अविनाश, यही बड़ा सवाल है ना कि जब ये पूरा मामला सांप्रदायिक रंग ले लेगा या फिर अगर वो वाकई किसी गलत चीजों में संलिप्त होगा तब तक तो वो भाग जाएगा, तब तक अपने जितने भी उसके पहचान के लोग हैं उनको वो आगाह कर देगा। ऐसे में इस तरह की लापरवाही पुलिस कर रही है। बिल्कुल सही बात यही है कि आखिरकार इस तरह से छूट क्यों दी जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 बजे के आसपास ये मामला जो है अचानक प्रकाश में है। लगभग 1 बजे ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति के घर में झंडा लगा हुआ है। उसके बाद तकरीबन 3 बजे तक ये मामला जो है पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस का एक जवान जाता है और बाकायदा उसकी छत पर एक जो झंडा लगा हुआ था उस झंडे को बरामद किया जाता है। उसके बाद पुलिस झंडे को लेकर आती है। उसके बाद भी व्यक्ति से सिर्फ पूछताछ करने के बाद व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो जाते हैं, बातचीत होती है और छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात कही गई कि कुछ राजनीतिक लोग हैं वो संरक्षण दे रहे हैं, इसकी वजह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। देर शाम जब धीरे धीरे अन्य पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी हुई, मामला बढ़ने लगा, तब आखिरकार पुलिस हरकत में आई है। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई जो है वो नजर नहीं आ रही है। पुलिस वालों ने क्या पक्ष रखा? किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई हो कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इस मामले में हमारी एसडीओपी से बात हुई है। एसडीओपी ने ये बयान दिया है कि तमाम तरह की बातें हैं, इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस तरह का एक बयान पुलिस ने दिया है, लेकिन सिर्फ ये बयान तक सीमित है। कार्रवाई जो है वो अब तक नजर नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं अविनाश कब तक कार्रवाई होती है। उद्देश्य हमारा यही है इस खबर को दिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें। जमीनी विवाद को लेकर के गोली चली। इंटरनेशनल कुश्ती प्लेयर रानी राणा के परिजनों से मारपीट की गई है और बताया जा रहा है कि रानी राणा का भाई घायल हो गया है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हसनियापुर थाना क्षेत्र के जाखरा गांव की घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, पूरा मामला क्या है? रात ये विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है कुश्ती की रानी राणा, उसके भाई उसके परिजनों के साथ में पड़ोस के लोगों ने मारपीट की है और आनंद फानंद में जब विवाद इतना बड़ा कि गोलीबारी हुई, गोली फायरिंग में रानी राणा के जो भाई है उसके गोली लगी है। उसको आनंद फानंद में ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेक्टर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते जो रेसलर रानी राणा है उसके परिजनों के विवाद हुआ है और फिर उसके बाद गोली चली है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है हसनापुर थाना पुलिस में और उसकी जांच की जा रही है कि आखिर मूल वजह क्या थी। क्या ये जमीनी विवाद था, क्या और कुछ विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? और अभी जो घायल हुए हैं रानी राणा के भाई, उनकी स्थिति कैसी है नासिर? देखिए, अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके सीने में ये गोली लगी थी और उसके बाद भी उसको लेकर आया गया है और हालांकि गोली को निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी उसकी हालत है वो गंभीर बनी हुई है। कुछ गिरफ्तारियां अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस पहुंची थी, लेकिन जब तक जो आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मारपीट की और फायरिंग की है, वो जब तक फरार हो गए तो आज माना जा सकता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा नासिर, देखते हैं कब तक गिरफ्तारी होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर के माना इलाके में रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार और वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर अपने मालिक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टेमरी गांव के पास वीआईपी रोड स्थित महाराजा मैगी पॉइंट के संचालक अजय गोस्वामी से उनके यहां काम करने वाले सागर से सयाम उर्फ कृष्णा और चिन्मय साहू उर्फ चिंटू से नाराज चल रहे थे। आरोप है कि अजय गोस्वामी उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, ज्यादा काम कराता था और कई महीने से वेतन भी नहीं दे रहा था। वारदात वाले दिन भी उनके बीच काम को लेकर विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने डंडे और रॉड से पीट कर अजय गोस्वामी की जान ले ली। ओडिशा के रहने वाले दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। तहसीन जुड़े हैं हमारे साथ। तहसीन, पूरा मामला बताइए। आकांक्षा, ये रायपुर के माना इलाके की ये घटना है जो जहाँ पे ये महाराजा मैगी रेस्टोरेंट है, एक है वहाँ के मालिक हैं अजय गोस्वामी। ये कल अपने जो इनके यहाँ जो नौकर जो काम करते जो पास के कमरे में रहते हैं होटल के पीछे,
तो वहां पे उनको बुलाने गए थे और वहां पे उनके बीच में विवाद हुआ है और विवाद इतना बड़ा है कि वो वहां पे हाथापाई हो गई और हाथापाई में ये जो दोनों जो आरोपी है, जो नौकर उनके, सागर सिंह सियाम जो छिंदवाड़ा का रहने वाला है और चिन्मय साहू जो संबलपुर उड़ीसा का रहने वाला है, इन लोगों में आपस में मारपीट हुई है। और मारपीट होने के बाद ये जो इन दोनों आरोपी हैं, इन्होंने वहां जो पास में जो रॉड पड़ा था उसी से उनके सर पे मारा है, बेदम उनके चेहरे पे मारा है। हालांकि हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते अपने दर्शकों को, क्योंकि इतनी बेरहमी से मारा है कि उनके जो पूरा सर और जो पूरा चेहरा है वो पूरी तरह से क्षतिचित हुआ है। उसके बाद वो वहां से वारदात करने के बाद भागे हैं और भागने के बाद जब ये सूचना होटल में आई है, होटल के बाद वो उनके परिवारजनों को, परिवार ने उनको थाने में बताया है। तो देर शाम जब पुलिस हरकत में आई तो ये दोनों जो आरोपी हैं, सागर सिंह सियाम और चिन्मय साहू, इन दोनों को बस स्टैंड से उड़ीसा और मध्य प्रदेश भागते हुए इनको गिरफ्तार किया है। और ये बात सामने आई है उनसे जो बातचीत में अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में की है, इनके जो मालिक है इनको पैसा भी नहीं देते और दुर्व्यवहार करते थे। इसी बात से लेके काफी परेशान थे और कल त्योहार होने की वजह से ये काम पे नहीं गए थे, तो इनको बुलाने ये गए थे वहां पे, जो होटल के पास में जो कमरा है वहां बुलाने गए थे। इसी बात को लेके विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने मालिक की उसने हत्या कर दी। अभी फिलहाल जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला उसमें मानव थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसील। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में एक बार फिर से डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में अब तक जांच में सरकारी अस्पताल में डेंगू के 49 मरीज सामने आ चुके हैं। निजी अस्पतालों में आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। रायपुर में कन्हैयालाल बाजारी वार्ड और राजा तालाब इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा 4 मरीज मिल चुके हैं। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी के मुताबिक डेंगू का प्रकोप सितंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन अक्टूबर में भी डेंगू के मरीज मिलना चिंताजनक है। आपको बता दें, पिछले साल रायपुर में डेंगू से 150 से ज्यादा मरीज मिले थे। 2 बच्चों समेत एक महिला की मौत भी हो गई थी। तो डेंगू के मरीज तेजी से पूरे रायपुर में मिल रहे हैं। निजी अस्पताल में ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं और आंकड़ा 50 को पार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का अमला अलर्ट मोड पर है। हैरानी की बात यह कि सितंबर तक डेंगू के मरीज मिलते हैं, लेकिन अक्टूबर के बीतने के बाद भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के चिंता व्यक्त कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्शन में भोपाल नगर निगम की क्लास ली है। कुछ देर में सीएम हाउस में बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल नगर निगम की सड़कों का हाल जानेंगे। नगर निगम के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और महापौर मालती राय भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। तो रोजाना सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्शन लेते हैं, अलग अलग जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और आज बारी है भोपाल की। और माना जा रहा है कि आज कई कड़े दिशा निर्देश और कोई सख्त फैसला भी देखने को मिल सकता है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि लगातार हम देखते आए हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरती है। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, आज भोपाल की समीक्षा बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खामियां सामने आ सकती हैं और क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो आज मॉर्निंग मीटिंग में भोपाल नगर निगम पर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि भोपाल की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री पहले भी नाराजगी जता चुके हैं और उन्होंने उस समय भोपाल की सड़कों की जो 3 एजेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और सीपीए को फटकार लगाई थी जमकर। और उसके बाद सीपीए को तो बैठक में ही तत्काल बंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अब जो है स्थिति ठीक नहीं हुई है और भोपाल में जो सड़कें हैं वो काफी खराब है। मुख्यमंत्री इसको लेकर आज कुछ ही देर में बैठक लेने वाले हैं भोपाल नगर निगम के और मुख्यमंत्री अफसरों से पूछेंगे कि सड़कों की हालत क्या है और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर ये जो है कि बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की होगी। पूछेंगे, हाल जानेंगे कि सड़कों को लेकर कब तक सड़कों का मेंटेनेंस हो जाएगा, जो सड़कें खराब है उनको मेंटेनेंस करके कब तक आप जनता के लिए देंगे। इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहेंगे और मालती राय जो भोपाल की महापौर है वो मौजूद रहेंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक।
बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। आपको बता दें, भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। जिलों में भी पर्यावरण प्रेमियों के साथ कार्यक्रम किया जाएगा और अंकुर अभियान के जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज गोवर्धन पूजा और आज इस खास मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलों में जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं उनके साथ आज कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक वृहद कार्यक्रम में शामिल होंगे, संवाद करेंगे अंकुर अभियान के जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे, और पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित करना है गोवर्धन पूजा के मौके पर, इसको लेकर के सभी को सीख दी जाएगी। सभी को से अपील की जाएगी कि पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाएं। तो मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस की तैयारियां बेहद तेज हो चुकी है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा और कार्यक्रम की तैयारियों की आज सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें, धूमधाम से 1 हफ्ते तक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को इस आयोजन से जुड़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के किस तरह से तैयारी की जा रही है, कहां तक कार्य पहुंचे हैं, इसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा लेने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक। खबर आपको बता दें, मुरैना से 2 आरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 आरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। आरपीएफ पोस्ट सांक स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ है। दोनों आरक्षकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। तो वे आरपीएफ के अधिकारी भी देर रात मौके पर पहुंच गए। देर रात का ही मामला बताया जा रहा है। तो बेहद दुखद हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 2 आरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पोस्ट साक स्टेशन पर ये ड्यूटी कर रहे थे और उस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सत्येंद्र से बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। सत्येंद्र, ये हादसा कैसे हुआ है? तो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और गांव नूराबाद थाना इलाके का है, जो साक नदी है। वहाँ पर ये लोग दोनों जवान थे, वो ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान ही दोनों तरफ से ट्रेन आ गई अचानक और उस समय उस ट्रेन की चपेट में ये दोनों आरक्षक जो आरपीएफ के हैं वो दोनों आ गए थे और जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस और आरपीएफ के अधिकारियों को मिली तो पुलिस भी जो नूराबाद थाने की है वो भी मौके पर पहुंच गई थी और भी तमाम जो आरपीएफ के अधिकारी वो भी मौके पर पहुंच गए थे। जब सबको वहाँ पास स्टेशन पर लाया, वहाँ से इनको पीएम के लिए मुरैना लाया। लेकिन देखने में ये सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें चूक कहाँ से हुई। अधिकारियों को पूरी चीज पता रहता है कि गाड़ी कौन से ट्रैक पे आ रही है, कौन से समय। क्या उस समय ये ट्रैक की सूचना अधिकारियों ने इन दोनों आरक्षकों को सेट कर दी या नहीं दी थी कि ट्रेन आ रही है? वहाँ स्टेशन के पर भी ड्यूटी पर जो लोग तैनात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखने में आ रही है कि किसकी लापरवाही रही है, कौन इसमें लापरवाही, क्या लापरवाहों पर कार्रवाई होगी। उसके जो मृतक है उनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता या बड़ा कोई इस तरीके से अनुकंपा नीति, इस तरीके की बातें सामने आती है। लापरवाहियों पर जो भी है उन पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे यानी ये तो अभी, हालांकि दोनों के सबको पोस्टमार्टम हाउस मुरैना रखवाया गया है, वहाँ पर उनका आज पीएम कराया जाएगा और आरपीएफ के जो भी वरिष्ठ अधिकारी, जांच की बात कही जा रही है क्या? नहीं, अभी तक अधिकारियों ने कोई भी, चूंकि उनका कहना है कि अभी और भी वरिष्ठ अधिकारी आना है और वही अधिकारी बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। वैसे हालांकि ये है कि इस पूरे मामले की जांच तो कराई जानी चाहिए, क्योंकि जब ट्रैक दोनों ही ट्रेन जो आई है वो दोनों ही ट्रकों पे आई है, तो क्या इसकी सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा इन आरक्षकों को या आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना इन आरक्षकों को नहीं दी गई थी? तो शायद है कि ये अगर सूचना होती तो वो ट्रैक से हट जाते और जिस समय गश्त करते समय ये जो हादसा हुआ है वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी चूक दोनों ही तरफ से सामने आ रही है। बिल्कुल सत्येंद्र, जरूर ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर चूक किसकी है और उसका खामियाजा अगर इन 2 आरपीएफ जवानों को भुगतना पड़ा है तो वाकई सख्त कार्रवाई जरूर बनती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सत्येंद्र। और खबर राजधानी भोपाल की, जहां जिला अस्पताल जेपी में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेपी अस्पताल के एसएनसीयू यानी कि स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम खत्म होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। इसे लेकर भोपाल सीएमएचओ ने 4 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल भोपाल सीएमएचओ को इस बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डॉक्टर्स बिना रिलीवर के आए ड्यूटी खत्म होने के पहले ही गायब हो जाते हैं और इसे देखते हुए सीएमएचओ ने इस बारे में जांच करने के लिए नोटिस भी दिया है। आपको बता दें, जारी नोटिस के मुताबिक
एसएनसीयू में 24 घंटे डॉक्टर्स होने चाहिए, पर 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं था। इसी तरह 19 अक्टूबर को नाइट ड्यूटी पर रात 9 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। इसके अलावा भी एसएनसीयू के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन न होने को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। डॉक्टर्स को जल्द ही इस लापरवाही को लेकर अपना जवाब देना होगा, नहीं तो इनकी सेवाएं भी खत्म की जा सकती हैं। खबर छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़ी हुई है। उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हुई गलती को दोबारा सुधारने का विकल्प दिया गया है। स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना की अध्यक्षता में डीएमई और काउंसलिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक में फैसला लिया गया। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई है। दरअसल कई छात्रों की ओर से निवेदन किया गया था कि आवेदन करते वक्त कई विकल्प गलती से सिलेक्ट हो गए थे। कोर्स, क्लास, जाति के विकल्प चुनाव में ये हुई है। छात्रों ने गलतियों को सुधारने का मौका दिए जाने की मांग की थी। निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए किसी भी उम्मीदवार को प्राइवेट कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन से लेकर फीस जमा करने की पूरी प्रक्रिया नोडल सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही पूरी हो जाएगी। साथ की बड़ी बात, मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गोट, मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।